स्वागत है मैथ्स पेडागोजी की क्लास में। क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो गई है, ठीक है। काफी बच्चे आ भी गए हैं भाई ऑनलाइन, फटाफट से आ जाओ भाई। जल्दी से स्टार्ट करो भाई। गुड इवनिंग सभी को, नमस्ते, राधे राधे। श्रेष्ठी, निभा, सरिता, पिंकी, हिमानी, मंजरी, सरिता, अंकिता। क्लास में ना पूरी ताजगी से आया करो भाई, ठीक है। अब एग्जाम भी पास ही है, ज्यादा दूर है नहीं। अब हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। टीचिंग मैगजीन्स क्या पढ़ने वाले हैं? टीचिंग मैगजीन्स, शिक्षण सूत्र, शिक्षण सूत्र, ये हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कुछ भाई क्या हुआ था ईवीएस पेडागोजी की क्लास में, लास्ट में कुछ वाईफाई चला गया था, जिस वजह से क्लास थोड़ी सी नहीं चल पाई 10-12 मिनट की, ठीक है। और मुझे तो बाद में ही पता चला, मैं तो पढ़ाते ही रही। ओके चलो, अब तो चल रही है भाई सभी की क्लास। सबका रुक गया था शालिनी, सभी का वाईफाई चला गया था, कनेक्शन चला गया था, जिस वजह से क्लास रुक गई थी। देखो टीचिंग मैगजीन्स होता क्या है कि एक टीचर को पढ़ाते समय किस तरीके से टीचिंग की शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है, तो उसे बोला जाता है टीचिंग मैगजीन्स। यानी कि किस तरीके से पढ़ाने की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए, कुछ तरीके बताए गए हैं। जैसे फर्स्ट है इजी टू डिफिकल्ट, इजी टू डिफिकल्ट यानी कि सुगम से कठिन, सुगम से कठिन, सुगम से कठिन होगी, ठीक है। देखो इजी से डिफिकल्ट है, यानी कि पहले टॉपिक इजी वाले उठाने चाहिए फिर डिफिकल्ट। या अगर डिफिकल्ट टॉपिक स्टार्टिंग में बढ़ा दिया तो बच्चों का इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा। तो पहले इजी टॉपिक जो बच्चों के अकॉर्डिंग इजी हो, फिर इजी से डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे तो बच्चों को वो टॉपिक डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है। अब है नेक्स्ट, नेक्स्ट है भाई इसमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स यानी कि सरल से कठिन, सरल से कठिन, सेम सेम ही दोनों का मीनिंग है, ठीक है। पहले बच्चों को सिंपल चीजें पढ़ानी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट है भाई बच्चे को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो टीचर का पढ़ाने का तरीका होगा। जैसे टीचर को पढ़ाने मल्टीपल, तो पहले पहाड़े सिखाने पड़ेंगे, फिर उसके बाद बच्चों पहले प्लस माइनस सिखाने पड़ेंगे, फिर पहाड़े सिखाने पड़ेंगे, फिर मल्टीप्लाई सिखाओ। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, ये थोड़ा सा आसान है। नोन टू अननोन क्या होना चाहिए? नोन टू अननोन यानी कि ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात होना चाहिए। बताओ ज्ञात से अज्ञात का मतलब है बच्चों को पहले वो चीजें सिखाई जानी चाहिए जिनका बच्चों को ज्ञान है, बच्चे के अनुभव से जोड़कर आगे की तरफ बढ़ना चाहिए।
अगर बच्चों से कुछ ऐसी चीजें टीचर पूछ ले जिन बच्चों का ज्ञान बच्चों को है, तो बच्चे को टीचिंग में इंटरेस्ट आ जाता है। तो ज्ञात से अज्ञात पढ़ने चाहिए, यानी कि जिन चीजों का बच्चों को ज्ञान है उनसे जोड़कर चीजों को आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि क्वेश्चन भी हमें करने हैं भाई। नेक्स्ट है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त, मूर्त से अमूर्त बच्चे को जाना चाहिए। ठीक है, बच्चे को कैसे मूव करना चाहिए, मूर्त से अमूर्त। ओके, यानी कि बच्चों को पहले दिखानी चाहिए चीजें, फिर अमूर्त संप्रदाय की तरफ बढ़ना चाहिए। इससे बच्चे के अंदर इमेजिनेटिव स्किल का डेवलपमेंट होता है, यानी कि कल्पनात्मक कौशल विकास होता है। ठीक है, बच्चे को मूर्त से अमूर्त की तरफ लेकर जाने से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं भाई क्या है इसमें। है एनालाइज टू सिंथेसिस। विश्लेषण से संश्लेषण। विश्लेषण का मतलब है अगर कोई विषय वस्तु बच्चों को ना समझ में आ रही तो उसको भागों में तोड़ तोड़ कर बच्चों को समझाओ, फिर तोड़कर समझाओ, फिर जोड़ो। ठीक है, तो पहले बच्चों को विषय वस्तु तोड़कर समझाओ, फिर उन्हें जोड़कर जोड़ना सिखाओ। ठीक है, फिर आएगा रीजनल टू ग्लोबल। ठीक है, क्षेत्रीय से वैश्विक की ओर। ठीक है, बच्चे को पहले आसपास की चीजें जैसे परिवार, समुदाय, स्कूल ऐसे जोड़कर पढ़ाना चाहिए। इससे बच्चे क्या होते हैं, क्षेत्रीय चीजों से वैश्विक चीजों की तरफ बढ़ते हैं। पहले आसपास की चीजें, फिर उसके दूर वाली चीजें सिखानी चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या है, बहुत बारिश हो रही है भाई बाहर। चलो देख लेंगे, अभी तो मेरी क्लासेस ही चल रही है, मुझे पता ही नहीं है बाहर बारिश हो रही है या नहीं। बारिश हो रही है तो जाम भी मिलने वाला है, जाम मिलेगा तो लेट घर पहुंचने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे। बस आज लास्ट क्लास है आप लोगों की। देखो अब हमने टीचिंग मैगजीन्स होते हैं कि टीचर को पढ़ाने की शुरुआत किस तरीके से करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से किस तरीके से एक टीचर को पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। लोकल टू ग्लोबल भी हम इसको लिख सकते हैं, लोकल टू ग्लोबल भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, लोकल टू ग्लोबल भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो अब आप लोगों को मैं बताती हूं क्या चीज है भाई। अब आप लोगों की सारी क्लासेस आज खत्म हो जाएंगी। एक टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, अब एक और टॉपिक देख सकते हैं भाई। दूसरा टॉपिक है आप लोगों का कंपनी। जब नहीं हो गई भाई, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स शिक्षण साधन। टीचिंग एड्स होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी हम बोल सकते हैं, टीचिंग एड्स भी हम बोल सकते हैं। ये वो साधन होते हैं जिनका अध्यापक अपने शिक्षण के दौरान इन साधनों का प्रयोग करके अपने शिक्षण को आसान बनाता है, विद्यार्थियों के लिए सुगम बनाता है, ताकि बच्चे आसानी से सीख सके, उनके सीखने में कोई दिक्कत ना हो।
अच्छा, देखो भाई प्राची, बात ये है, आज लास्ट क्लास है, ठीक है, मैथ्स और ईवीएस पेडागोजी की। ओके, बच्चे तो भाई ध्यान दे रहे हैं, मैडम ने मेहंदी भी लगाई है, कितने क्रिएटिव बच्चे हैं, हर चीज को देखते हैं। ठीक है भाई, ओके। तो मैं ये बोलना चाह रही थी, डाउट्स हैं तो ये जितनी भी क्लासेस मैंने कराई हैं आप इनको दोबारा से रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। टीचिंग एड्स कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक तो होते हैं ऑडियो, ऑडियो यानी कि श्रव्य साधन। एक होता है वीडियो, विजुअल, दृश्य, ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है भाई? विजुअल को 2 भागों में बांटा है, एक तो है नॉन प्रोजेक्टेड, एक है प्रोजेक्टेड, प्रक्षेपित, एक होता है अप्रक्षेपित। एक होता है प्रक्षेपित और एक होता है अप्रक्षेपित, ठीक है। अब आगे देखते हैं भाई, रेनू कौन कराता है उस सब्जेक्ट की पेडागोजी, मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो भाई बच्चे कह रहे हैं मैम आज हम आपको हम बहुत मिस करेंगे, तो मैं भी भाई सबको मिस करूंगी, और मैं चाहती हूं कि मेरे पढ़ाए हुए हर बच्चे का इसी बारी में एग्जाम क्लियर हो, ठीक है। क्यों? देखो भाई आज तक का रिजल्ट ही अच्छा आया है हमारा, तो हम चाहते हैं कि हर बच्चा जो फालतू की चीजों को ना पढ़ के जो टीचर पढ़ा रहा है ना उसको पढ़े, ठीक है। जो टीचर पढ़ा रहा है सिर्फ उसी को पढ़ लो, और जो मैंने कराया है, जो क्लासेस हुई है, इतना अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा, नोट्स बना और क्वेश्चन किए तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो भाई, अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है? इंस्ट्रक्शनल, ठीक है। ये मैं बात अभिक्रमित को बोला जाता है भाई प्रोग्राम्ड लर्निंग भी बोला जाता है, ठीक है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन भी बोला जाता है। इसको दिया था बीएस स्किनर ने, ठीक है। चलो देख लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को कुछ और बात बताऊंगी। देखो जो ऑडियो एड्स होते हैं, ऑडियो एड्स वो एड्स होते हैं जिसमें सिर्फ हमारे एक ही ज्ञानेंद्रिय सेंस ऑर्गन का यूज होता है, कान का, सुनकर जो हम चीजें सीखते हैं। इसमें कौन कौन से एड्स आ जाते हैं बताओ भाई, कौन बताएगा? ऑडियो एड्स में रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लिंग्वाफोन। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लिंग्वाफोन। लिंग्वाफोन है इसमें, ठीक है। रेडियो, टेप रिकॉर्डर और लिंग्वाफोन है इसमें। जो लिंग्वाफोन है इसको बोला जाता है, लिंग्वाफोन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के, सही उच्चारण के लिए, सही उच्चारण सीखने के लिए, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए लिंग्वाफोन का यूज किया जाता है। कई बार होता है, लिंग्वा का मतलब क्या होता है? लिंग्वा का मतलब होता है भाषा। भाषा के सही उच्चारण सीखने के लिए किसी यंत्र का प्रयोग किया जाता है? लिंग्वाफोन, ठीक है। अब देखो विजुअल 2 प्रकार के, प्रोजेक्टेड यानी कि जिसमें यूज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, बिना बिजली के प्रयोग किए जाते हैं ये साधन, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है। नॉन प्रोजेक्टेड में रियल ऑब्जेक्ट्स आएंगे, रियल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि फल, सेब, ठीक है। 2D इसमें बोर्ड्स आएंगे, बुक्स आ जाएंगी, मैप्स आएंगे, ठीक है। नॉन और प्रोजेक्टेड भी 2 प्रकार का होता है भाई, ओनली विजुअल और एक होता है ऑडियो विजुअल,
ओनली विजुअल का मतलब है जिसमें सिर्फ आंखों का प्रयोग, ठीक है। क्या होता है ऑडियो विजुअल में, प्रोजेक्टेड में दो आएंगे, ओनली विजुअल इसमें तीन आते हैं, ओएचपी, एपिस्कोप, डायस्कोप, एपीडायस्कोप। ओवरहेड प्रोजेक्टर, एपिस्कोप, डायोस्कोप, एपीडायोस्कोप, ठीक है। इन तीन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है ऑडियो विजुअल में, जिसमें हमारे आंखों का भी प्रयोग होता है और कानों का भी, दो चीजों का प्रयोग इसमें किया जाता है, ठीक है। जैसे कि ऑडियो विजुअल में आ गया टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, इसमें लिख लो टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, फिल्म हेड प्रोजेक्टर, ठीक है। और देखो टीचिंग एड्स को बोला जाता है सप्लीमेंट्री टूल, सप्लीमेंट्री टूल, सप्लीमेंट्री टूल है ये, संपूरक साधन है, ठीक है, संपूरक साधन। कई बार ये एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ जाता है। अब एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं फटाफट से हम। हाँ देखो इसमें क्या होगी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होती, इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, इसमें ओनली विजुअल, जिसमें सिर्फ देख सकते हैं, आवाज नहीं आएगी, इसमें आवाज भी आएगी और देख भी सकते हैं, ठीक है। ओके अब जल्दी से करो भाई नेक्स्ट, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जल्दी करो। देखो अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि पता चले किस बच्चे की तैयारी कितनी है। रेडी हो भाई एग्जाम क्वेश्चन करने के लिए? अब आ गई होगी भाई साउंड, आ गई या नहीं? फटाफट बताओ। अब बताओ वॉइस आई या नहीं, आवाज आई या नहीं? अभी भी नहीं आ रही है? आ गई है, आ गई है भाई, आ गई है। ये क्लास
हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो हम क्वेश्चन सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। कई क्वेश्चंस के बीच में ही आपके आंसर आएंगे। चलो बताओ। क्वेश्चन है भाई, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा 2005 के निर्माण में से केंद्र एजेंसी कौन सी है? कौन बनाता है हमारे देश में? एनसीएफ 2005। मैंने क्वेश्चन सबसे पहले ही करवाया था भाई। अब देखते हैं किसको कितना याद है। चलो आवाज आ गई है तो अब क्वेश्चन कर लो, ठीक है। फटाफट से क्वेश्चन करेंगे, आंसर दो भाई। हमारे देश में करिकुलम कौन बनाता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीईआरटी बनाती है। और कितनी बार बनाया है अभी तक? 4 बार। कितनी बार? 1975, 1988, 2000 एंड 2005। और अभी कौन सा चल रहा है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई इसका आंसर। बताओ भाई। क्वेश्चन 2 है, to implement the NCF 2005 in its true spirit, what will be your second sequential priority as school principal? आंसर बताओ भाई इसका। सेकंड का बताओ। ये क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा ना आगे भी देखो भाई, और आगे भी ऑप्शन है इसका। ऑप्शन ही नहीं दे रखा इसका। ये हमें सीक्वेंस बताना है। सीक्वेंस इसमें है, ठीक है। कैसे हमें बनाना चाहिए? सबसे पहले एक कॉल, फर्स्ट स्टेप है ये, कॉलिंग अ मीटिंग स्टाफ मेंबर, ठीक है। सबसे पहले क्या बुलाई जाएगी? स्टाफ मेंबर्स की मीटिंग बुलाई जाएगी, ठीक है। फिर स्टेक होल्डर्स की मीटिंग बुलाई जाएगी, सेकंड स्टेप। फिर पेडागोजी डिसाइड की जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा भाई? लागू करना तथा निगरानी हेतु समिति बनाना, फोर्थ स्टेप। फिफ्थ होगा ये रिव्यूइंग लर्निंग मटेरियल। सिक्स्थ होगा ये कक्षा में अधिगमकर्ताओं की बैठने की व्यवस्था को बदलना। ये स्टेप्स हैं, इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। तो सबसे पहले स्टाफ मेंबर्स की मीटिंग, फिर स्टेक होल्डर्स की मीटिंग, फिर पेडागोजी स्ट्रैटेजी डिसाइड करी जाएगी मिलकर, फिर उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा। फिर इंप्लीमेंट करने के बाद अगर कहीं कोई कमी रह गई तो उसको रिव्यू किया जाएगा, और लास्ट में सीटिंग अरेंजमेंट बच्चों का बदला जाएगा, ठीक है। स्टेप याद कर लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अपने अधिगमकर्ताओं की बेहतरी के लिए निम्नलिखित में से किन विषयों पर आप बल देंगे? अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर एवं व्यावसायिक विषय, या भाई सामाजिक विज्ञान, या मानविकी, संगीत और ललित कला, या सभी? बताओ कि इसका आंसर क्या है। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर
3 का आंसर आ रहा है भाई डी, बिल्कुल सही है। हर विषय इंपॉर्टेंट है, कोई ज्यादा और कोई कम नहीं होता, हर सब्जेक्ट की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं सारे। ठीक है, नेक्स्ट है निचली कक्षाओं में सीखने को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका है। निचली का मतलब छोटी कक्षाओं में, प्राइमरी क्लासेस में सीखने के प्रत्येक चरण में प्रोत्साहन देना, गणित में अभ्यास उपहार, गैर प्रतिभाशाली विद्यार्थी की प्रशंसा, या सामग्री को विद्यार्थी के जीवन से जोड़ना, कनेक्टिंग द कंटेंट टू द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट। जल्दी बताओ क्या है आंसर इसका। फोर्थ का बिल्कुल सही आ रहा है भाई आंसर। फोर्थ का है डी, सबसे बढ़िया है कि सामग्री को विद्यार्थी के जीवन से जोड़कर पढ़ाते हैं, ये सबसे बेस्ट माना जाता है प्राथमिक कक्षाओं में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ इज लार्जली बेस्ड ऑन, देखो बताओ इसका आंसर बताओ फटाफट से। हमारा जो एनसीएफ 2005 है वो किस पर आधारित है? जसप्रीत भाई फटाफट आंसर दो जसप्रीत। बहुत इजी से क्वेश्चन है, मैं चाहती हूं बच्चे पढ़ते ही आंसर दे, क्योंकि पढ़ाए हुए में से क्वेश्चन आ रहे हैं, बाहर से तो आ ही नहीं रहा है। ठीक है, देखो क्या है, एनसीएफ अभी तक 4 बार बना है। एनसीएफ 2000, एनसीएफ देखो कितनी बार बना है, 4 बार, 1975, 1988, 2000 और 2005। इन तीनों की अप्रोच कैसी थी? बिहेवियरिस्टिक, व्यवहारवादी अप्रोच, और इसकी संरचनावादी, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म। तो आंसर क्या आएगा इसका? डी, ये मैंने करवाया था। ठीक है, बच्चों की जो ये अप्रोच है एनसीएफ 2005, ये कैसा है भाई? संरचनावादी अप्रोच है हमारी। संरचनावादी का मतलब है कि बच्चों को ऐसे अवसर दिए जाने चाहिए कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एनसीएफ 2005 का एक दिशा निर्देशक सिद्धांत नहीं है? ज्ञान को विद्यालय के बाहर से जीवन से जोड़ना है, रटने सीखने से अलग हटाना, रटने को हटाना है भाई, विद्यार्थी को अंक गणितीय क्षमता बढ़ाना, या फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन सिस्टम। बताओ। देखो ये भी है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? ये बच्चों में कभी भी कंपिटेंसी को बढ़ाना ये एक उद्देश्य नहीं है, विद्यार्थी में अंक गणितीय क्षमता को बढ़ाना, एक चीज पर फोकस किया, सिर्फ अंक गणितीय क्षमता को बढ़ाना। तो मैंने बताया है जब भी एक चीज पर फोकस करके क्वेश्चन दे रखा हो और ऑप्शन में वो है तो वो हमेशा गलत माना जाएगा। भाई रोड लर्निंग से दूर रहना है, ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, बच्चे बी भी दे रहे हैं, इसको समझो थोड़ा सा। ठीक है, तो बी नहीं है, इसका आंसर क्या है? सी है इसका आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? शिक्षक की क्या भूमिका है एनसीएफ 2005 के अनुसार? बताओ, ये बहुत इजी क्वेश्चन है।
फटाफट दो भाई इसका आंसर। सेवंथ का क्या है? फैसिलिटेटर। डी नहीं है, सी है। एनसीएफ 2005 कहता है कि एक टीचर का रोल है फैसिलिटेटर का, यानी कि टीचर का रोल है कि जो बच्चे का शिक्षण है उसको इजी बनाना, बच्चों को शिक्षा इजी लगे, इस तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 की स्तुतियों के अनुसार लघु उत्तरात्मक प्रश्नों का प्रतिशत कितना होना चाहिए? यानी कि हमारी एनसीएफ में क्वेश्चंस आते हैं, 100 नंबर का पेपर आता है, उसमें कितने % क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होने चाहिए? बताओ। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, फटाफट बताओ। चलो नेक्स्ट, इसका आंसर है भाई 25 से 40%। ठीक है, कितना है? 25 से 40% होना चाहिए। मिनिमम 25 तो होना चाहिए और मैक्सिमम 40 होना चाहिए। इससे ज्यादा हुआ तो पेपर बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार अध्यापक की भूमिका किसकी होनी चाहिए? मूल्यांकन, फैसिलिटेटर या लेक्चरर? बताओ। सामाजिक संरचनावादी बोला है। संरचनावादी का मतलब होता है जिसमें ज्ञान के निर्माण में महत्व दे। ठीक है, तो क्या है? सीधी सी बात है, सुगम करता, सुविधा दाता। नेक्स्ट, वर्तमान में पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु और पाठ्य पुस्तक आधारित है संज्ञानात्मक सोच पर या संरचना, नहीं, कंस्ट्रक्टिविस्टिक अप्रोच टू लर्निंग या कोग्निविस्ट अप्रोच टू लर्निंग या व्यवहारवादी सोच पर? बताओ। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, टेंथ का आंसर है भाई संज्ञानवाद नहीं, संरचनावाद पर आधारित है। किस पर आधारित है? संरचनावादी अप्रोच पर। कि सीखने की अप्रोच कैसी होनी चाहिए? संरचनावादी। प्राची, प्रदीप, गीतांजलि, विनीता, गायत्री, अंजना, ऑलमोस्ट सभी ने इसका सही आंसर दिया है। देखो, विभा ने इसका आंसर गलत दिया, ए। पढ़ने में मिस्टेक हो गई ना। कोग्निविस्टिक और कंस्ट्रक्टिविस्ट एक जैसा सा है। आशुतोष ने भी सही दिया है। वंदना कुमारी ने गलत दिया है, सी नहीं है। व्यवहारवादी नहीं है, संरचनावादी है। ये याद कर लो। एनसीएफ 2005 की अप्रोच कैसी है? संरचनावादी। और आगे सभी की संरचनावादी अप्रोच है। कोग्निटिव क्यों होगा भाई? सिर्फ संज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना है। ठीक है, रूपा, देखो ऑनलाइन ही तो कर रहे हैं भाई क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर ये सारे टॉपिक वाइज है। बस ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट है। 2005 के अनुसार अध्यापक का दायित्व है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अध्यापक का दायित्व है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। जल्दी दो भाई इसको, तो देखो शायद इसका आंसर सभी को। फैसिलिटेटर, ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड भी है भाई।
देखना ये वाला क्वेश्चन जो है एनसीएफ 2005 में एक शिक्षक की भूमिका क्या है, ये सुपर टेट में आएगा। देखना ये क्वेश्चन DSSB का कोई भी एग्जाम आएगा उसमें भी आएगा, सुपर टेट में आएगा, DSSB में, यूपी टेट में आने वाला है क्वेश्चन, और सी टेट में भी आएगा। ठीक है, सी टेट में आएगा अप्रोच क्या थी, संरचनावादी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां से जरूर आने वाला है भाई। जिसका एनसीएफ नहीं हुआ तो पिछली क्लास देख लो, अब बार बार एक टॉपिक तो कराया जाएगा नहीं कि इतने सारे बच्चों में से एक ही रह गया हो। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार 1 तथा 2 के बच्चों के लिए पर्यावरण अध्ययन को निम्न विषय के पाठ्य पुस्तकों में एकीकृत करना है। बताओ, पर्यावरण में ईवीएस में मैथ्स भी इंक्लूड है और लैंग्वेज भी, दोनों को इंक्लूड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या था भाई, एक बच्चा कह रहा है, सीधी सी एक क्वेश्चन, इसमें कौन सी अप्रोच है, संरचनावादी, यानी कि बच्चे को ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाए वो रट करना, खुद अपने प्रीवियस ज्ञान से जोड़कर नए ज्ञान का निर्माण करे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, सी। ईवीएस में गणित और भाषा को दोनों को एकीकृत करके पढ़ाना चाहिए। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2000 के अनुसार, देखो फिर आ गया ना, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड है भाई। ठीक है, तो इसका आंसर, अर्चना मुझे आपका कमेंट दिखाई दे रहा है भाई, सबके कमेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में काम आएगा। 13th का आंसर है फैसिलिटेटर, सुविधादाता। ठीक है, फैसिलिटेटर का रोल बताया गया है एनसीएफ 2005 में एक शिक्षक का। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में, बताओ कैसा है। देखो रूपल, लास्ट में क्वेश्चन देखेंगे, जो किसी को डाउट है वो क्वेश्चन लिख लो भाई, लास्ट में मुझे बताना, टाइम बचेगा तो फिर हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे, डाउट वाले क्वेश्चंस को। हाँ, इसका क्या, देखो बी भी कोई आंसर है। राष्ट्रीय, देखो एक अधिगम अपने स्वभाव में कैसा है, चलो इसका आंसर दो पहले, चंदन ने सही दिया है। इसका आंसर है एक्टिव और सोशल। एक सक्रिय वर्ड बहुत पॉजिटिव वर्ड होता है कि बच्चा एक्टिव लर्नर है, बच्चा पढ़ाई जो कर रहा है उसमें खुद पार्टिसिपेट है। जब बच्चा खुद भागीदारी बनकर सीखेगा तो उसकी लर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी, उसको एक्सपीरियंस मिलेगा, ज्ञान को अनुभव से जोड़कर पढ़ाया जा रहा है, इसका ज्ञान स्थायी हो जाएगा, उसको वो चीजें याद रहेंगी, वो भूल नहीं पाएगा। ठीक है, सक्रिय है, सक्रिय होगा तो वो सोशल भी है। ठीक है, नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 का आशय क्या है, फुल फॉर्म पूछिए एनसीएफ 2005 की, फटाफट बताओ एनसीएफ 2005 की। जल्दी से बताओ भाई। ठीक है, क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, बच्चों को शारीरिक असुविधा का सामान्य कारण है, शारीरिक दंड, भारी बस्ते, उपरोक्ता सब, या घर से स्कूल की दूरी। बताओ इसका आंसर क्या होगा भाई, इजी सा क्वेश्चन है।
अब बोलेंगे मैडम हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं है, एक आधा क्वेश्चन हो जाता है भाई। सिक्सटींथ का है डी, बिल्कुल सही। भारी बस्ता, शारीरिक दंड, और घर से स्कूल की अगर लंबी दूरी होते है तो बच्चा को असुविधा होती है। नेक्स्ट, एनसीएफ के अनुसार अध्यापक है एक, मालिक, नेता, सुसाध्यकर्ता या उपरोक्ता सभी। अब कुछ क्वेश्चन आई थिंक हिंदी में है, आगे वाले इंग्लिश में भी होंगे। ऑल ऑफ द अबव 16th का, 17th का बताओ भाई। अमित, अब आपका नाम मैंने ले लिया है। बताओ 17th का आंसर है भाई सी, बिल्कुल सही। सुसाध्यकर्ता का मतलब होता है फैसिलिटेटर। ये क्वेश्चन बहुत बार आएगा भाई, इसलिए आ रहा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट जाना चाहिए। अंकिता, मैंने आपका भी नाम ले लिया भाई। चलो नेक्स्ट, विविध अध्ययन बताते हैं कि बहुभाषी योग्यता से किसका स्तर बढ़ता है? सामाजिक, विविध्य चिंतन या संज्ञानात्मक विकास? बहुभाषी जो बच्चे होते हैं, जो बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, उसके किस चीज का संज्ञानात्मक विकास होता है? सामाजिक सहनशीलता का विकास होता है, वैविध्य चिंतन का, या सभी का? बताओ। इसका आंसर एटीन्थ का क्या है बताओ? 18th का है सभी। संज्ञानात्मक विकास भी होगा, कोग्निटिव डेवलपमेंट भी होगा, क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होगी। और देखो, जब बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग करते हैं तो हम एडजस्ट करना सीखते हैं, सभी की भाषाओं को महत्व देते हैं, तो इसे सोशल, हम दूसरों के साथ एडजस्ट करने में हमें मदद होती है। ठीक है, देखो इसका आंसर छांटने में हमें कैसे इजी होगा? संज्ञानात्मक विकास है तो वैविध्य चिंतन का भी विकास होगा। जब दो आंसर है तो उपरोक्ता सभी इसका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का पढ़ा करो, क्योंकि चिंतन करना संज्ञानात्मक विकास ही है। ये दोनों ऑप्शन जब एक है तो आंसर क्या आएगा? उपरोक्ता सभी। ऐसे हम सही आंसर को पकड़ के बाहर निकालते हैं। ठीक है, कैसे एक टीचर सही आंसर बाहर निकालता है वो आप लोगों को भी आना चाहिए। नेक्स्ट, एनसीएफ के अनुसार अंग्रेजी पढ़ाने का उद्देश्य किसका सृजन करना है? द्विभाषिकता, बहुभाषिकता, केवल अंग्रेजी या उपरोक्ता सभी? देखो, द्विभाषिकता का मतलब है दो भाषाओं का, बहुभाषिकता का मतलब है सारी भाषाओं का, या सिर्फ अंग्रेजी भाषाओं को, या सभी? पूर्वा क्वेश्चन पूछो, क्या है आपका क्वेश्चन? हाँ भाई, कर सकते हैं डेजी। इसका आंसर बताओ। नाइनटीन्थ का आंसर क्या है? देखो, एनसीएफ के अनुसार
सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनो भाई, क्या है? अंग्रेजी पढ़ाने का उद्देश्य किसका विकास करना है? सबसे बड़ी ऑप्शन है बहुभाषिकता, यानी कि हर भाषा को महत्व दी जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, मूल्यांकन का कौन सा उद्देश्य नहीं है? डर के साए में बालक को अभिप्रेरित करना, बच्चे पर बंद अधिगमकर्ता का ठप्पा लगाना, उस बच्चे की पहचान करना जिससे उपचार चाहिए, या उपरोक्ता सभी। क्या है इसका आंसर, बताओ। इसका आंसर बताओ, उद्देश्य क्या है? बिल्कुल सही है, डी। ये कोई भी उद्देश्य मूल्यांकन का नहीं होता। नेक्स्ट, एमएलएल का अर्थ है, एमएलएल इसकी फुल फॉर्म बताओ भाई। ट्वेंटी वन का क्या है? एमएलएल का मतलब होता है मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग की मतलब कि बच्चे को इतना तो हमें सिखाना ही है, इतनी लर्निंग तो कम से कम बच्चे की करानी ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, आ सकता है भाई क्वेश्चन एग्जाम में। नेक्स्ट, एनसीएफ के अनुसार छात्र असफल नहीं होता, इसका अभिप्राय है कि यह स्कूल की असफलता है। एनसीएफ 2005 कहता है अगर एक भी बच्चा फेल होता है ना, तो बच्चा फेल नहीं हुआ, सिस्टम फेल हुआ है, स्कूल की व्यवस्था फेल हो गई अगर एक भी बच्चा फेल हुआ है तो। ठीक है, तो आज की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो बच्चों के अनुसार होनी चाहिए, हर बच्चे की आवश्यकता को पूरा किया जाना चाहिए स्कूल को। ठीक है, तो अगर स्कूल का एक भी बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब बच्चा फेल नहीं हुआ, स्कूल की व्यवस्था ही फेल हो गई। ठीक है, तो इसका अभिप्राय है कि आप इस बात से सहमत है या नहीं है, बताओ बताओ। इसका आंसर है भाई, इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। यह स्टेटमेंट एकदम सही है कि अगर एक बच्चा फेल होता है तो स्कूल फेल हो गया है, व्यवस्था ही फेल हो गई है स्कूल की। पूरी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, परीक्षाओं में नकल को रोका जा सकता है यदि निरीक्षक लगाए जाए तो केवल अपने स्कूल से, दूसरे स्कूल से, अपने में दूसरे स्कूल से, या उपरोक्ता सभी। बताओ।
23 का बताओ। देखो अगर हम चाहते हैं चीटिंग रुके स्कूल में, ठीक है, देखो अपने स्कूल के टीचर अगर वहां पर ड्यूटी देंगे तो अपने बच्चों में थोड़ी सी सहानुभूति आ जाती है, लेकर ले चीटिंग, ठीक है। तो जब अपने स्कूल के टीचर की ड्यूटी अपने स्कूल में आ जाती है तो बच्चों की चीटिंग करा दे तो चीटिंग नहीं रुकती है। तो इसलिए हमेशा निरीक्षक कौन से स्कूल से होने चाहिए? दूसरे स्कूल से। दूसरे स्कूल का दूसरे स्कूल में नहीं कराएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी लगा सकते हो। 23 का भाई सेकंड, सी नहीं है। रानी आपने गलत दिया है, जयत्री ने भी गलत दिया है, अक्षया, प्रेम, आप तो सभी का सही आ जाएगा। स्टार्टिंग में सही देने की कोशिश किया करो थोड़ा सा। देखो फुली एग्री का मतलब है, ये स्टेटमेंट एकदम बिल्कुल सही है कि अगर स्कूल का एक भी बच्चा फेल होता है तो पूरी स्कूल व्यवस्था फेल होती है। बच्चा फेल नहीं हुआ, स्कूल में की व्यवस्था में कई कमी रह गई जो बच्चा फेल हुआ है। बच्चे फेल नहीं होते, अगर स्कूल बच्चे में पर ध्यान दे तो बच्चा फेल होगा ही नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। किसने सुझाया कि पुनर्चर्या तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शिक्षकों की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए? ये क्वेश्चन शायद आप लोग इसका आंसर ना दे पाओ, इसका आंसर मुझे ही देना पड़ेगा। इसका आंसर है आचार्य राम मूर्ति परीक्षण। इसको हम जब कमिटीज करेंगे ना, कमीशंस, तब हम करेंगे, ठीक है। लालन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। अध्यापक को बालक को किस संदर्भ में समझना चाहिए? सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक या सभी? बताओ किस संदर्भ में समझना चाहिए? ट्वेंटी फोर नहीं, 25 का आंसर दो। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या है? उपरोक्ता सभी। हर संदर्भ में सीखने का प्रयास करना चाहिए टीचर को बच्चों को, जब भी एक टीचर अच्छे तरीके से समझ पाएगा बच्चे को, ठीक है। नेक्स्ट, शैक्षिक तकनीक को किस तरह की माना जाना चाहिए? अभी बताया मैंने इसका आंसर, जो टीचिंग एड्स हैं, इसका आंसर बताओ 26 का। शिक्षक तकनीक को किस तरह की माना चाहिए? टीचिंग एड्स जो होते हैं, टीचिंग टूल्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं? संपूरक का मतलब होता है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री टूल या प्रतिस्थापन, कॉन्स्टिट्यूशनल, या भाई कुछ सभी कुछ, या उपरोक्ता कोई नहीं? आंसर बताओ क्या होगा इसका?
संपूरक, एकदम सही। सप्लीमेंट्री डिवाइस बोला जाता है जो टीचर अपने एड्स को यूज करता है। नेक्स्ट, बाल अधिकारों पर सम्मेलन का विचार है कि किन के मध्य साझेदारी आवश्यक है? स्कूल समुदाय, स्कूल शिक्षक, शिक्षक बच्चे या सभी? बाल अधिकार क्या कहता है बताओ? ट्वेंटी सेवन का है भाई, शिक्षक और बच्चे की बाल अधिकारों। बाल अधिकार है तो शिक्षक और बच्चे की साझेदारी जरूरी है। ठीक है, शिक्षक और बच्चे की, ठीक है, सबके बीच में नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है टीचर और स्टूडेंट रिलेशन, इस पर फोकस किया गया है। नेक्स्ट, निर्योग्यता एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। इसे स्वीकार करें, इसे नकारें, इसे ध्यान न दें। बताओ। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बता दो भाई। एक निर्योग्यता है मतलब डिसेबिलिटी है, इसको स्वीकार करना चाहिए सभी को। इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है हमारी, समावेशी शिक्षा कहती है कि निर्योग्यता को स्वीकार करो, उसे एक्सेप्ट करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसका सभी ने सही दिया है, एक बच्चे ने गलत दिया है, रोशनी कुमारी। ठीक है, नेक्स्ट, क्राफ्ट की शिक्षा किस रूप में दी जानी चाहिए? एक विषय, प्रोजेक्ट या कक्ष रहेगा, कक्ष गतिविधि। क्राफ्ट होती है, आर्ट एंड क्राफ्ट। किस रूप में इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए बताओ? ट्वेंटी नाइन्थ का बताओ भाई। एक विषय, प्रोजेक्ट, कक्षा का गतिविधियां, सभी आर्ट और क्राफ्ट की शिक्षा। देखो, जब तीनों ऑप्शन पॉजिटिव है, अच्छी बात बोल रहे हैं ना, एक विषय भी होना चाहिए, एक प्रोजेक्ट में दिया जाना चाहिए और कक्षा गतिविधि के रूप में, तो आंसर इज फोर्थ। इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक अच्छी समय सारणी का सिद्धांत नहीं है? टाइम टेबल, लचीलापन, निर्देश, शिक्षक, वैरायटी या प्रत्यन का सह संयोजन, कोऑर्डिनेशन। फ्लेक्सिबल होना चाहिए हमारा टाइम टेबल, अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होते रहना चाहिए। ठीक है, वैरायटी भी होनी चाहिए, प्रयत्न का सह संयोजन, एफर्ट्स का कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया निर्देश शिक्षक। ये टाइम टेबल का पार्ट नहीं है, ये टाइम टेबल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एक टीचर का निर्दयी होना। नेक्स्ट, 31, विद्यालयों में समय सारणी का महत्वपूर्ण स्थान है। स्कूल में टाइम टेबल्स बनाए जाते हैं, इसका आंसर बताओ।
क्या होता है? समय सारिणी विद्यालय में एक समय का प्रबंध करती है। यह विद्यालय के समस्त शैक्षिक कार्यक्रम का प्रतिबिंब है। यह पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर बल देती है। या इट हेल्प्स इन कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ स्टूडेंट। सबसे बढ़िया है कि जो टाइम टेबल है वो समस्त कार्य होल स्कूल प्रोग्राम को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, तो आंसर क्या है? बी। जो भी पूरी स्कूल में एक्टिविटीज हो रही है उसको रिफ्लेक्ट करती है समय सारिणी, टाइम टेबल। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट 32, समय सारिणी बनाते समय सिद्धांत अध्ययन में रखने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी, फ्लेक्सिबिलिटी या दोनों ही नहीं। कौन से सिद्धांत होने चाहिए? दोनों। बहुत इजी है। डाइवर्सिटी का भी होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी का भी होना, लचीलेपन का सिद्धांत होना चाहिए। दोनों ही पॉजिटिव है तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। ठीक है, डी क्यों नहीं होगा 31 का? भाई स्कूल सारिणी का पर्पज नहीं होता कैरेक्टर बिल्डिंग। ठीक है, तो ये तो स्कूल सारिणी का पार्ट है, ये तीनों इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। को करिकुलर्स, कैरेक्टर बिल्डिंग, स्कूल को मैनेज करने के लिए, तो सब कुछ जो स्कूल में हो रहा है ये तीनों उसी का पार्ट हो गए। तो ब्रॉड आंसर देना होता है हमें। नेक्स्ट, समय सारिणी एक किस तरह काम करता है? समय सारिणी जो होती है स्कूल की वो किस तरीके से काम करती है? समय सारिणी एक लेंस की तरह होती है जो पूरे स्कूल को आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, समय सारिणी से हमें स्कूल के बारे में पता चल जाता है। तो ये किसका काम करती है? लेंस का काम करती है समय सारिणी। नेक्स्ट देख लेते हैं। शिक्षक की डायरी में निम्न में से किसकी चर्चा की जाती है? क्लास का टाइम टेबल, टीचिंग कंटेंट या दोनों? काफी क्वेश्चन है भाई, अभी से मत घबराओ। इसका आंसर बताओ भाई 33 का, 34 का। फोर्थ का आंसर बताओ भाई। इसका आंसर होगा सी। टीचर अपनी टाइम टेबल डायरी में अपना टाइम टेबल भी लिखता है क्लास का, और अपना कंटेंट भी टीचर डिसाइड करता है कब कौन सा क्या कंटेंट टीचर को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। मल्टी क्लास टीचिंग सिस्टम इज रिलेटेड टू। देखो, बहुश्रेणी, हमारे स्कूल एकल विद्यालय भी बोला जाता है इनको। एकल विद्यालय, ये वो विद्यालय है जिनमें सिर्फ एक ही टीचर होता है और पूरे स्कूल को मैनेज करता है। ठीक है, और ये क्लासेस, इसमें क्या क्वेश्चन है? मल्टी क्लास सिस्टम, इसमें जो टीचर है ना वो मॉनिटर के ऊपर डिपेंड रहता है। आंसर क्या होगा इसका? मॉनिटर। जो मल्टी क्लास टीचिंग सिस्टम है वो मॉनिटर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, क्योंकि एक ही टीचर होता है पूरे स्कूल में, प्रिंसिपल होता ही नहीं है। ठीक है, एक ही टीचर होता है तो उस टीचर को सारे कार्य करने होते हैं, तो वो टीचर मॉनिटर बना देता है स्कूल में मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? मॉनिटर। मॉनिटर सिस्टम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। मल्टी क्लास टीचिंग सिस्टम इज रिलेटेड टू प्राइमरी क्लास, सेकेंडरी क्लास या सीनियर सेकेंडरी क्लास। जो एकल विद्यालय होते हैं, बहुश्रेणी शिक्षण विधि, जिसमें सिर्फ एक ही टीचर होता है, वो कौन सी क्लास तक होता है? वो होता है भाई प्राइमरी क्लासेस। प्राइमरी क्लासेस होती है 1ली से 5वीं कक्षा। 1ली से 5वीं कक्षा तक ही होता है भाई मल्टी क्लास टीचिंग सिस्टम। और ये किस पर आधारित है? मॉनिटर पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, देखते हैं। कौन सा बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता? एक अध्यापक एक समय में एक से अधिक कक्षाओं का प्रबंध करता है,
बैठने की लचीली व्यवस्था होती है, विभिन्न कक्षाओं में एवं एक ही कक्षा में अंतःक्रिया, विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना। बताओ, देखो मल्टी क्लास टीचिंग है, सारी क्लास के बच्चे एक साथ बैठे होते हैं, एक ही टीचर पूरे स्कूल में सारे कार्य करता है, टीचर स्कूल में मॉनिटर बना देता है, टीचर उन पर डिपेंड रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखो क्या होगा। ये बात सहमत नहीं है, नोट एग्री। एक अध्यापक एक समय में एक से अधिक कक्षाओं का प्रबंधन करता है, बिल्कुल सही है। एक ही अध्यापक है तो सारी प्राइमरी क्लासेस को वही संभालेगा। बैठने की लचीली व्यवस्था है, टीचर व्यवस्था लचीली रखता है। तो विभिन्न कक्षाओं में एवं एक ही कक्षा में अंतःक्रिया, सारी कक्षाएं एक साथ बैठती हैं तो सारी कक्षाओं में अंतःक्रिया होती है, सही है। विद्यार्थियों को आयु एवं योग्यता के आधार पर समान नहीं होते, हर क्लास एक साथ बैठती है तो अलग अलग आयु और अलग अलग योग्यता वाले बच्चे एक साथ पढ़ रहे होते हैं, तो ये वाली बात से हम सहमत नहीं करते हैं। भुसरानी क्या लिखा है भाई? ठीक है, नेक्स्ट, एक अध्यापिका विद्यालय का अर्थ है जिसमें एक ही टीचर होता है। एक स्कूल जिसमें एक अध्यापिका सभी विषयों सभी कक्षाओं के लिए हो, एक स्कूल जिसमें एक कक्षा के लिए एक अध्यापक हो, एक स्कूल जिसमें दो कक्षाओं के लिए एक अध्यापक हो, या एक स्कूल जिसमें सभी कार्यों के लिए एक अध्यापक हो। इसका क्वेश्चन थोड़ा सोच समझ कर देना, जिसने इसका आंसर दिया वो इंटेलिजेंट बच्चा कहलाएगा। बताओ आंसर क्या होगा? मेरा इसका आंसर क्या होगा? देखो, एक स्कूल सभी विषयों के लिए नहीं, वो टीचर हर कार्य के लिए होता है स्कूल में। आंसर होगा डी, एक स्कूल जिसमें सभी कार्यों के लिए एक शिक्षक होगा। हर कार्य स्कूल का एक ही टीचर करेगा, चाहे वो पढ़ाना हो, चाहे वो ऑफिस वर्क हो, चाहे ऑफिस के बाहर का काम हो, सारे कार्य बच्चा ही करेगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसलिए राइट नहीं है, सिर्फ इसमें विषयों की बात की गई है। सिर्फ क्या विषय, सिर्फ स्कूल में काम विषय को पढ़ाना होता है? स्कूल में बहुत सारे काम है, एक अध्यापक है तो सारे काम वही अध्यापक करेगा, कोई बाहर से आकर नहीं करेगा। नेक्स्ट, शोध अध्ययनों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि बच्चों पर धार्मिक मतों और सिद्धांतों के सिद्धारोपण से उनके सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार में 60% की वृद्धि हो गई है, अपराधों में प्रबल कमी आई है, सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार में सार्थक रूप से कमी आई है, उनके सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। बताओ आंसर इसका क्या होगा? थर्टी 39 का बताओ। अगर हम बच्चों के ऊपर धार्मिक मतों को करते हैं तो उनके सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या सामाजिक रूप से सार्थक रूप से कमी आई है, अपराधों में प्रबल कमी आई है, या उनके सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार में 60% वृद्धि हुई है। क्या है बताओ? इसका आंसर फर्स्ट होगा भाई। शोध किया है तो हमें पता चलेगा ना कितने % इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो देखो
पूरी अपराधों में बहुत कमी आई है, हमें रिसर्च से पता चलता है, परसेंटेज में, परसेंटेज का पता चलता है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट 40, समाज के एजेंट के रूप में विद्यालय का मुख्य कार्य क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सामाजिक मानकों को कायम रखना, बच्चों को सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना, या विद्यार्थियों को उनके पर्यावरण के प्रति बोध प्रदान करना, या विद्यार्थियों में व्यावसायिक योग्यता का विकास करना। इसका आंसर बताओ भाई, कि एक एजेंट के रूप में विद्यालय का क्या कार्य है? ये कुछ क्वेश्चंस में याद भी करने पड़ते हैं। 40 का आंसर है बी, बिल्कुल सही, बच्चे को सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना। देखो ये दोनों ऑप्शन इसी के लिए है, इसी में इंक्लूड है, तो हमेशा में बड़ा ऑप्शन देना है। ठीक है, अर्चना आपके सारे क्वेश्चन सही जा रहे हैं, तो भाई अच्छा है, आप लोगों को इसका मतलब कंसेप्ट सही समझ में आ रहा है। डी नहीं होगा, व्यावसायिक कौशल, यानी कि एक चीज पर फोकस किया, सिर्फ व्यवसाय पर, इसमें अंडरस्टैंडिंग पर, जबकि ये दोनों ऑप्शन इसी ऑप्शन में इंक्लूड है। जो समाज के सामाजिक जीवन के लिए तैयार करें, यानी कि उसको कमाने के लिए तो तैयार किया ही जा रहा है, तो ऑप्शन देखा करो बेस्ट कौन सा है जिसमें और भी ऑप्शन इंक्लूड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षार्थी के रूप में सूचित व्यवहार सीखना प्राइमरी सोशलाइजेशन है, सेकेंडरी है, या रीसोशल? देखो सोशलाइजेशन सिर्फ दो प्रकार का होता है, प्राइमरी या सेकेंडरी। ठीक है, जो स्कूल में बिहेवियर बच्चा सीख रहा है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी? देखो प्राइमरी सोशलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ परिवार से होता है, किससे? फैमिली से। इसके अलावा जो भी सोशलाइजेशन होगा, स्कूल से होगा, पड़ोस से होगा, वो सेकेंडरी होगा। ठीक है, तो स्कूल से जो सोशलाइजेशन बच्चे का होगा वो हमेशा सेकेंडरी होगा, ये बात ध्यान रखना। प्राइमरी सोशलाइजेशन सिर्फ परिवार से होता है, उसके अलावा जो भी सोशलाइजेशन होगा वो सेकेंडरी होता है, चाहे वो परिवार, वो चाहे पड़ोस हो, मित्र हो, फ्रेंड्स हो, टीवी, रेडियो, कोई भी हो, सब कुछ सेकेंडरी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, या अडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल एनवायरमेंट, या ऑलवेज फॉलो सोशल नॉर्म्स। इसका आंसर बताओ क्या होगा? देखो समाजीकरण का मतलब है अपने आप को समाज के अनुसार बदलना, अनुकूलन और समायोजन करना, अडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल एनवायरमेंट। ठीक है, सी होगा। नेक्स्ट है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधि में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये अगर समूह में सीखेंगे तो बच्चे का क्या होता है? सोशलाइजेशन। नेक्स्ट, सामाजिकरण का अर्थ है सामाजिक मानदंडों को कठोर रूप से पालन करना, समाज में समायोजन करना, सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना, या सामाजिक विविधता को समझना। आंसर इज समायोजन करना, समाज में समायोजन करना, अपने आप को समाज के अकॉर्डिंग ढालना। ये क्या हो गया? सोशलाइजेशन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? देखो एक तो होती है सक्रिय, एक होती है निष्क्रिय। सक्रिय में अंतःक्रिया होगी, टीचर पूछेगा तो बच्चे आंसर देगा, यानी कि 2 वे प्रोसेस, और निष्क्रिय में 1 वे प्रोसेस, अंतःक्रिया नहीं होगी। तो एक क्लब में अंतःक्रिया होती है, हेल्थ क्लब में भी अंतःक्रिया होती है, फैमिली में भी। लाइब्रेरी में बस बच्चा पढ़ता है, किताब से ज्ञान ले सकता है, उससे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता किताब से, तो इसका आंसर होगा बी। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है। बच्चे विद्यालय में बताई गई
बातों को स्वीकार करते हैं, उन्हें चाहे सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिकरण है। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता और सामाजिक कौशलों को सीखना। बिल्कुल सही है, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। विद्यालय में बताई गई बातों को बच्चे स्वीकार करते हैं, कई बार नहीं भी करते। ठीक है, वही अपने प्रगतिशील शिक्षा का मतलब है जिसमें बच्चे अपने व्यूज रखे, अपने अकॉर्डिंग करे। ठीक है, तो आंसर होगा फर्स्ट। थोड़ा फास्ट चलते, टाइम कम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारक है? प्राइमरी एजेंट है सोशलाइजेशन का। प्राइमरी एजेंट सिर्फ और सिर्फ फैमिली है। नेक्स्ट, फैमिली प्ले, जो फैमिली प्ले करती है वो मुख्य भूमिका है, प्राइमरी। नेक्स्ट, बच्चों के सामाजिकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं है? मीडिया, स्कूल, फैमिली, इन तीनों की है, पर फिजिकल स्ट्रक्चर की नहीं होती। फिजिकल स्ट्रक्चर से सामाजिकरण का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सामाजिकरण के गौण वाहक, सेकेंडरी, देखो जिसमें इन दोनों में फैमिली है तो प्राइमरी में आएगा। सेकेंडरी, स्कूल नेबर या स्कूल इमीडिएट फैमिली मेंबर, सेकेंडरी में आएगा ये वाला। क्यों? फैमिली मेंबर्स तो आ गए ना, इमीडिएट, फैमिली फैमिली फैमिली, जिसमें फैमिली नहीं है वो दोनों क्या है? सेकेंडरी। ये दोनों ही क्या है? सेकेंडरी। 41, ये 51। विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, होती है। सामाजिकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका, थोड़ी नहीं होती, अच्छी होती है भाई। विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक है, पहला नहीं है, सेकेंडरी है। तो सामाजिकरण, विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। बच्चे के सामाजिकरण में विद्यालय का रोल बहुत बड़ा होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्रों को गृह कार्य देना चाहिए। बच्चों को जो हम होमवर्क देते हैं उससे क्या होता है? फर्स्ट, छात्र घर पर अध्ययन कर सके, छात्रों के विकास के लिए, या छात्रों ने पाठ को कितना समझा ये जानने के लिए, लेखन कौशल के विकास के लिए। ये दो तो ऑप्शन होंगे नहीं। अब बच्चे फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूज होंगे। देखो, होमवर्क का मतलब ही है बच्चों को घर पर स्टडी करने के लिए, खुद से पढ़ने का मौका देना, यही होमवर्क देने का उद्देश्य है। ठीक है, ताकि घर पर बच्चा पढ़ सके। घर पर पढ़ेगा तो उसमें सेल्फ स्टडी की आदत होगी, अपने अनुसार पढ़ेगा, कहीं डाउट होगा तो उसको भी क्लियर कर सकेगा। नेक्स्ट, विद्यालय को गृह कार्य, गृह काम देने का क्या फायदा है? बच्चे घर में व्यस्त रहते हैं, घर में पढ़ाई करते हैं, उनकी प्रगति घर वाले जांच सके, स्व अध्ययन की आदत डालना। ठीक है, सबसे बड़ा फायदा क्या है? गृह कार्य, बच्चे के अंदर सेल्फ स्टडी की आदत विकसित हो जाती है, इसीलिए होमवर्क दिया जाता है बच्चों को, ताकि बच्चे घर पर पढ़े। घर पर पढ़ेंगे तो सेल्फ स्टडी की आदत पड़ जाएगी। ठीक है, तो मेन है कि सेल्फ स्टडी की आदत डेवलप करना बच्चों में। नेक्स्ट, दो ही क्वेश्चन बच्चे हैं, देख लेते हैं। विद्यार्थियों को नियमित गृह कार्य देने का सबसे बड़ा लाभ है विद्यार्थियों को व्यस्त रखना? नहीं। विद्यार्थियों में स्व अध्ययन की आदत डालना। अभिभावकों को ज्ञात रहता है कि बच्चा क्या अध्ययन कर रहा है, ये कोई इसका उद्देश्य नहीं है। शिक्षकों का कार्य का बोझ कम हो जाता है। बताओ क्या आंसर होगा? 54 का आंसर है, बच्चों में स्व अध्ययन की आदत का विकास करना गृह कार्य का उद्देश्य है। नेक्स्ट, गणित पढ़ाने में गृह कार्य देना प्रभावी है। कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? गणित, देखो स्पेसिफाई कर दिया ना गणित। अब गणित का गृह कार्य क्यों दिया जाता है? विद्यार्थियों को घर पर व्यस्त रखना? नहीं, क्योंकि गणित के सवाल के अभ्यास के लिए विद्यालय के दौरान समय नहीं होता। विद्यार्थियों में स्वयं अध्ययन को बढ़ावा देना, अभिभावकों को शामिल होने को बढ़ावा देना। देखो ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं, अब बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज होंगे। मैडम आप इतनी देर से बताए जा रहे हो विद्यालय होमवर्क का उद्देश्य है बच्चों में सेल्फ स्टडी की आदत का विकास करना, ये होमवर्क का उद्देश्य है। अब इसमें क्या कर दिया? स्पेसिफाई क्या किया है कि मैथ का
होमवर्क इसलिए दिए जाता है क्योंकि बच्चे, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, सारे क्वेश्चन क्लास में नहीं कराए जा सकते, तो कुछ क्वेश्चन घर से करने के लिए दिए जाते हैं, इसलिए मैथ का होमवर्क दिया जाता है। इसका आंसर बी होगा भाई, इसका आंसर बी होगा, सी नहीं। होमवर्क होमवर्क लिखा होता तो सेल्फ स्टडी, अब इसमें स्पेसिफाई कर दिया है मैथ्स का होमवर्क। सीधी सी बात है, मैथ्स में होमवर्क इसलिए दिया जाता है कि कुछ क्वेश्चन स्कूल में हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन घर पे बच्चा कर लेगा। ठीक है, तो हमने आज 55 क्वेश्चन करे हैं। अब किसी को डाउट है तो पूछ सकता है भाई बच्चा, डाउट पूछ लो अपने, सारे क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं। इसका आंसर भाई बी ही होगा। शालिनी के 40 राइट है, वेरी गुड। देखो मैथ लिख दिया ना, मैथ का होमवर्क क्यों दिया जाता, खुद सोचो। एज अ टीचर घर को क्वेश्चन करने के लिए देते हो। शालिनी के 40 सही है, विकास के 45। आज आपकी मैथ्स पेडागोजी की क्लास खत्म। ठीक है, प्राची आप भाई अच्छे से तैयारी करना ताकि एग्जाम क्लियर हो सके। ठीक है, 45 है कपिल देव के। ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन एक डाउट में आ रहा है भाई, 24th क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। कहां रह गया, देखो ये भाई राम, ये थोड़ा क्वेश्चन रटने वाला है। ठीक है, तो ये हम जब कमीशंस पढ़ेंगे, किस कमीशन ने क्या बात बोली है, इसलिए निभा के 50 है। अब एक क्वेश्चन पूछा है रूबी ने 28, चलो देख लेते हैं, पास का ही है। निर्योग्यता, हमें बच्चे में जो डिसेबिलिटी उसको स्वीकार करना चाहिए, ये हमारी कौन सी एजुकेशन कहती है, इंक्लूसिव एजुकेशन। हर प्रकार के बच्चों को एक साथ पढ़ाया ना जाना चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा है 53, असेसमेंट होता क्या है भाई दिव्या, असेसमेंट होता है बच्चे के हर पक्ष की जानकारी एकत्रित करना विभिन्न विभिन्न तरीकों से। ठीक है, तो अर्चना कमीशंस जो होते हैं वो प्राइमरी सीट पेपर फर्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पेपर सेकंड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, तो हम कमीशंस इस क्लास में पेपर फर्स्ट के लिए इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, आप कर भी नहीं पाओगे। चलो 53 एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ देखो, सीधी सी बात है, होमवर्क बच्चों में सेल्फ स्टडी की आदत बनाने के लिए दिया जाता है। रुपेंद्र कह रहे हैं मैम अगर सीटेट निकल जाएगा तो हम आपको मिठाई खिलाने आएंगे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल वेट करूंगी मैं आपकी मिठाई का। अलका सिंह, आपसे मुझे कोई दुश्मनी नहीं है भाई, ऐसा मुझे किसी से कोई दुश्मनी है, सारे बच्चे मेरे लिए एक जैसे हैं। ठीक है, ड्यूटी कार्य क्या होता है, कर्तव्य एक टीचर का, जैसे एक पर्सन के क्या क्या कर्तव्य हैं ऐसे एक टीचर के। दिव्या ये टॉपिक मैं फॉर्मेटिव और सबमेटिव बहुत अच्छे से करा चुकी हूं इवैल्यूएशन क्लास में, तो आप उस टॉपिक को देख लेना। फॉर्मेटिव होता है पूरे साल जो असेसमेंट किया जाता है जिसमें से हम बच्चे की लर्निंग बढ़ाते हैं। इस असेसमेंट में टीचर को पता चलता है बच्चे को कहां कमी आ रही है, कमी को जानकर दूर करता है, यानी कि डायग्नोज और रेमिडियल टीचिंग इसमें टीचर करता है। सबमेटिव में साल में 1 या 2 बार एग्जाम लेकर उससे क्या पता चलता है बच्चे के अचीवमेंट का। ठीक है, टर्म टेस्ट, पेपर पेन टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट हम उसको कहते हैं। ओके, चलो भाई नेक्स्ट, टाइम ओवर होने वाला है। किसी को कोई डाउट पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो।
अच्छे से पढ़ना, सारी क्लासेस के नोट्स अच्छे से बनाना, क्लासेस को रिवाइज करते रहना, छोड़ना नहीं है जब तक एग्जाम हो जाए। ये नहीं एक बार देख ली, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, हर क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की प्रैक्टिस, खुद कॉमन सेंस से देने की करो कोशिश, ठीक है। चलो एक बार 52 भी पूछा है किसी ने। गृह कार्य इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चा घर पर अभ्यास कर सके। इन चारों ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन है गृह कार्य इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चा घर पर अभ्यास कर सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जाता है, चलो एक बार इसको भी देख लेते हैं। हर बच्चे का डाउट क्लियर होना चाहिए भाई। देखो कितने इतना इजी क्वेश्चन। एक टीचर को हर संदर्भ में बच्चे को समझना चाहिए, ठीक है, तभी टीचर बच्चे को अच्छे से समझ पाएगा। अलग अलग कंडीशंस में बच्चे को समझने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। चलो भाई आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। अपना ध्यान रखना, अच्छे से तैयारी करना, एग्जाम क्लियर करना, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। ओके, बाय, टेक केयर।